या ओके, लास्ट वेडनेसडे के दिन हम लोग मिले थे, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे हम हर क्लास में कहते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना हाथ उठा दे और जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में डाल दे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या ओके, तो आई होप सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, तो हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, पढ़ते रहना है। ठीक है, आप लोग क्या है, आप लोग हमारे एक हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो कहकर चले गए हैं कि मंजिल जो है वो साथ चलने में ही मिलता है, अगर अकेले अकेले चलेंगे तो नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट और टीचर का ये जो हम लोगों का जो रिलेशन है, इसको हम लोग बहुत ही स्ट्रांग बनाएं, और हम लोग अपने सक्सेस के उस पाथ पर बहुत ही तेजी से हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ओके, अच्छा ऐसा है, तो देखते हैं। आई होप कि अब कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग अनइंटरप्टेड सर्विस मिल पाएगा आप लोग को भी, हमको भी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने चेक कर दिया, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल का चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो सेल के चैप्टर को ही हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं इस सेशन को। सेल हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सेल होता क्या है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा सेल क्या होता है। सेल हमने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, हमारा बेसिक यूनिट है, और वो सेल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में, उसके फंक्शन को करने में मदद करता है ना। तो हमारा सेल क्या होता है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बनाने में मदद करता है। प्लांट बॉडी या बाहर में प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बनाने में भी मदद करता है। ठीक है,
हाँ, सेल इज ब्रिक तो नहीं कह सकते। सेल हमने ब्रिक के एग्जाम्पल से लेकर हमने ये डिस्कस किया था कि सेल जैसे मान के चलिए एक ब्रिक है, ब्रिक से दीवार बनता है और कई सारे दीवार मिलकर एक घर रूम बनते हैं, कई सारे रूम मिलकर एक फ्लैट बनते हैं, कई सारे फ्लैट मिलकर एक अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, बंगलो बनते हैं, उसके बाद सोसाइटी बनते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल सेट किए थे कि ब्रिक से शुरुआत हुआ और एक कॉलोनी बन गया, है ना। एक हमने ईंट उठाया था, अब वो क्या बन चुका है, अब वो कॉलोनी बन चुका है, राइट। तो वैसे ही हमारा सेल होता है। सेल हम एक सेल से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके डेवलप होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू सारा डेवलप होकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सारा डेवलप होकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर ऑर्गन सिस्टम सारा डेवलप होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो हमने लिखा था, हमने शुरू किया था सेल, और सेल में हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा था all organisms are made up of cell, all organisms are made up of cell, yes। फिर हमने क्या देखा, cell is the fundamental, cell is the fundamental or basic unit of life, है ना। हमने ये देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन चीजें हमने देखा था, है ना। ये तीन पॉइंट हमने देखा। क्या देखा था, देखा था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या बनते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे प्लांट ऑर्गेनिज्म हो या हमारे एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है, तो वो ऑर्गेनिज्म बना है हमारा बेसिक यूनिट से, और वो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है ना। वो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। जैसे कि एक रोटी को बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, और आटा को बनाने के लिए हमें गेहूं चाहिए, और गेहूं को बनाने के लिए गेहूं का दाना, तो ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हमें अगर आटा हमारे पास है, तो उस आटा के हर एक छोटे छोटे दानों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, आटा का जो दाने होते हैं सबको जोड़कर हम क्या बनाते हैं, एक डो बनाते हैं, है ना। आटा, गूथा हुआ आटा हम तैयार करते हैं, डो तैयार करते हैं। उस डो को हम क्या करते हैं, छोटा छोटा गोला निकालकर, अलग अलग गोला निकालकर हम बेलते हैं उसको, फिर रोटी बनाते हैं। तो जो हमने छोटे छोटे जो पार्टिकल है उसको जोड़कर जब हमने आटा का वो गोला तैयार किया, डो तैयार किया, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हो क्या है, सेल है। और सेल को जोड़कर हमने डो तैयार किया, है ना, डो को हमने बेलकर उसको रोटी बना लिया। तो सेम चीज है, यानी वो क्या है, वो हमारा जो आटा का वो जो कंपोनेंट है, पार्टिकल है, वो एक छोटा सा सेल है ना। सेल एक एग्जांपल है, हम कह सकते हैं वो सेल है, और उसी से डो बना तो टिश्यू बना है। ये तो एक हम ऐसे हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं, हर चीज का वैसा ही है। जैसे कि चॉकपीस है ना, चॉकपीस आप लोग देखते हो, चॉकपीस को अगर हम ऐसे मसलते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें डस्ट पार्टिकल्स मिलेगा। चॉकपीस का छोटा छोटा एटम मिलेगा हमें, है ना, चॉकपीस का छोटा छोटा एटम मिलेगा। तो सारे छोटे छोटे एटम को जोड़कर हम एक चॉकपीस को बनाते हैं। क्लियर है। मान के चलो कि हमारा हमारा क्या है, हमारा ये ब्लैक मार्कर है, ठीक है, हमारा ये ब्लैक मार्कर है। हमने क्या किया, इस ब्लैक मार्कर को हमने ऐसे वाइप आउट किया, ठीक है। अब इसको ऐसे रब करेंगे, ऐसे जब हम इसको मिटाएंगे तो हमारे हाथ में छोटे छोटे दाना दाना जैसा लग जाएगा। ये क्या है, ये सारा छोटा छोटा पार्टिकल जो जुड़ करके एक इंक बना हुआ है, और उसी इंक से हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं है। तो हर चीज को बनाने के लिए पहले उसका छोटा सा पार्टिकल होना जरूरी है, कंपोनेंट, और उसी को हम कहेंगे सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो वहां पे हम उसको कहेंगे एटम, उसको क्या कहेंगे, एटम। और बायोलॉजी में भी, ये बायोलॉजी का जो सेल है ना,
ये सेल भी बनता है एटम से ही। ये सेल भी किससे बनता है? एटम से ही बनता है। यानी एटम से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री है वो सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड बनेंगे, है ना। और वो कंपाउंड से कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म करते हैं। तो बेसिक हमारा सेल बनने के लिए भी हमें एटम चाहिए। इसी एटम से या फिर मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब जोड़कर हम सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। और ये इसी सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसका भी बेसिक हम कह सकते हैं कि एटम ही है। तो यानी सेल इज द बेसिक यूनिट, लेकिन उस सेल को भी बनाने के लिए हमें एटम की जरूरत है, ठीक है। उस सेल को बनाने के लिए भी हमें एटम की जरूरत है। तो अभी हम इस केमिस्ट्री के पार्ट में नहीं जाएंगे। आपको केमिस्ट्री जो है आपके नीलम सर बताए होंगे, पढ़ाए होंगे कि क्या है एटम, क्या है मॉलिक्यूल, या और बाकी सब इसके बारे में थियरीज वो समझाए होंगे। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारा ये सेल है, ठीक है, और सेल हमारा बेसिक यूनिट है। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बने हैं? जितने हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और सेल, इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? सेल को कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जब ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कुछ फंक्शन करेगा। अगर टिश्यू भी बनता है तो उसका भी कुछ फंक्शन होता है। किसी और हर ऑर्गन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि सेल से ही, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यानी किसी एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हमें सेल की जरूरत है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? किसी एक सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हमें सेल की जरूरत है। उस स्ट्रक्चर अगर फंक्शन कर रहा है तो उसमें भी सेल की जरूरत है, क्योंकि सेल ही फंक्शन करता है। जब सेल फंक्शन करेगा, जब मान के चलो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सेल है, इसके पड़ोस में ये भी सेल है, इसके पड़ोस में ये भी एक सेल है, और इसके पड़ोस में ये एक सेल है। तो पड़ोस में सारे रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी है। जैसे जेठालाल का आत्माराम तुकाराम भिड़े पड़ोसी है, वैसे ही इस सेल का ये पड़ोसी है, ठीक है। जैसे बबीता जी जेठालाल का पड़ोसी है, वैसे ही ये पड़ोसी है, ठीक है, एक दूसरे का सेल का। सेल नंबर 1 जेठालाल, सेल नंबर 2 बबीता, सेल नंबर 3 आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेल नंबर 4 क्या है? सेल नंबर 4 अय्यर हो सकता है। तो ये अय्यर और बबीता एक दूसरे पड़ोसी। एनीवेज, ये सब कैरेक्टर्स हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, ठीक है। ऐसे हमने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी हैं। ये सब एक दूसरे के पड़ोसी है। अगर इन पड़ोसियों में कोई एक जो फंक्शन करता है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई एक फंक्शन करता है, सब उस फंक्शन में सम्मिलित होते हैं। ये जो एक फंक्शन किया, ठीक है, इसने एक फंक्शन किया, तो सेम फंक्शन ये भी करेगा और ये भी फंक्शन करेगा। ये सब मिलकर कुछ 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 फंक्शन करेंगे, तभी जाके ये पूरा टिश्यू क्या होगा? फंक्शन होगा। अब बाबूराव गणपतराव आप्टे, बताइए बाबूराव गणपतराव आप्टे, क्या प्रॉब्लम है? हाथ उठाया आपने? बाबू भैया बताइए। सर पहले तो इनका रियल नेम डलवाइए। हाँ जो भी हाँ बाबूराव गणपत राव आपसे बहुत ज्यादा फिर हेरा फेरी देख लिया इन्होंने। कल भी इनसे बोला गया था, इनको हाँ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो इनसे पूछिए है कौन ये और अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। जी बाबू भैया सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रोल नहीं चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कृपा करिए और हम पर कृपा करिए, और कृपा करके क्या करिए, अपना असली नाम डालकर वापस से जुड़िए, ठीक है। पीछे जाइए, कैसे असली नाम डालना है ये भी नहीं पता होगा, कहेंगे सर मुझे पता ही नहीं है, हम बताते हैं कैसे डालना। वापस से साइन आउट मतलब पीछे चले जाइए, ज्वाइन करने से पहले। जब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन मीटिंग डालिएगा, तो या फिर जब ज्वाइनिंग करके लिंक डालिएगा, लिंक, उस वक्त आपको रीनेम करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो रीनेम करके वापस से जुड़ जाइए। और नहीं तो गणपत राव और बाबूराव आपटे
आपको फिर निकाल दिया जाएगा, अफसोस की बात है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी हमारा क्लास में जो बच्चा एक बार जुड़ जाए वो निकले और उसको निकाला जाए। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है, हर किसी से रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली बाबू भैया, हर किसी से रिक्वेस्ट है कि अपना असली नाम डालकर ही जोड़े, ठीक है। नहीं तो अगर हम, ठीक है, अगर हम हेरा फेरी का अक्षय कुमार का पता नहीं क्या नाम था, अगर हम वो नाम शुरू कर दिए, वैसा एक्टिंग शुरू कर दिए, तो फिर आप पढ़ लिए, सही नहीं है ना ये। तो ये गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, समझिए आप लोग, ठीक है। जो असली नाम है वो डालिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई दिक्कत है ही नहीं। मान के चलो आप किसी और क्लास के हो या इस क्लास में ज्वाइन कर लिए हो, भाई पढ़ना चाहते हो ना, कोई नहीं रोकेगा आपको कि क्यों पढ़ रहे हो। अपना असली नाम डाल के बोल दो, सर हम भी ये क्लास भी करना चाहते हैं, पढ़ लो, काम खत्म, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं, हर्ज है नहीं, तो असली नाम डालो ना, क्या प्रॉब्लम है असली नाम डालने। तो इसलिए पीछे जाइए और रीनेम करिए, असली नाम डालिए, नहीं तो फिर देव मानुस निकला रहे, हम निकाल देंगे फिर देव मानुस, है ना। तो प्लीज इसको थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करिए क्लासरूम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपत राव गए कि नहीं, नहीं गए भैया, लास्ट टाइम बोल रहे हैं लैपटॉप से जुड़े हैं, तो इसलिए लैपटॉप से जब होगा बाबू राव जी रीनेम करना है तो रीनेम से, नहीं तो फिर हम तो क्लास ले ही रहे हैं, कोऑर्डिनेटर साहब हमारे निकाल देंगे। तो इसलिए प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, या फिर कोऑर्डिनेटर साहब को मैसेज कर दीजिए डायरेक्टली, या हमें मैसेज कर दीजिए कि आपका असली नाम क्या है, हम यहाँ से रीनेम कर देंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, राइट। चलिए, तो जितना हो जल्दी हो सके प्रोसीजर को फॉलो करिए। तो ये क्या है, ये टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, ये टिश्यू है, और ये टिश्यू अब कोई इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। बाबू राव है भगवान। एनीवेज बहुत मजा आ गया, सच बता रहे हैं, हंसी आ रही है। ये क्या है, ये सेल है और ये टिश्यू है, ये टिश्यू कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शनल यूनिट हुआ, है ना। ये क्या है, ये कोई फंक्शनल यूनिट है। अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है, यानी एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है और ये फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यानी ये एक पूरा यूनिट बनाना है तो पहले क्या चाहिए, सेल की जरूरत है। एक सेल आएगा, फिर 2 सेल आएगा, 3-4 सेल करके ऐसे सारे पड़ोसी एक साथ जुड़ेंगे तब ना सोसाइटी बनेगा। तो ये सोसाइटी बना है गोकुलधाम सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले शुरुआत हुआ एक सेल से, ठीक है, पूरा। तो क्या बना, एक पहले सेल से कि नहीं है, तो सेल से पूरा टिश्यू बना, और टिश्यू ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सेल फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है, और सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है समझ में आ गया होगा। किसी ने अपना माइक जो है अनम्यूट किया है, तो प्लीज उसको म्यूट, राकेश श्रीवास्तव सर। ऑल राइट, तो बाबूराव जी अभी बाहर नहीं निकले आप, क्या बाबूराव जी आप मतलब हद करते हो। ये क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इनको हटा ही दिया जाए। अच्छा, तो आप देख लीजिए सर, एक बार बात कर लीजिए डायरेक्टली, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कौन है, उसके बाद देखिएगा क्या करना है। ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए कि है कौन, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद देखा जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गई होगी, तीनों पॉइंट समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो आप लोग 8th स्टैंडर्ड में जो 3 पॉइंट पढ़ते हैं, यही 3 पॉइंट आगे चल के 9th में, 10th में, 11th में, 12th में रिपीटेडली आएगा। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रिपीटेडली हर क्लास में आपको मिलेगा। 8th में पढ़ रहे हो, 9th में भी जाओगे तो पहला चैप्टर सेल ही है, और वहां पे ये 3 पॉइंट पढ़ोगे ही पढ़ोगे। 10th में जाओगे, वहां पे भी इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा सेल चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट करने के लिए हम 3 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रिमूव करके नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, ठीक है। 3, 2, 1। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके फाइन।
नेक्स्ट है कि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल को बायोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं सेल को, या उस प्रोसेस को, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल। सो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसको कहेंगे, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन हो सकता है आपका, और ये क्या हो सकता है, ये आपके स्कूल के सीबीएसई का कोई 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, द ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell। ठीक है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell। ठीक है, ओके, ऑल राइट। Okay. Yes, of course. Akshat, of course, you have to write everything in your fair copy. ठीक है, ये सब जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको फेयर में आपको उतारना ही है। ठीक है, डेफिनेटली आपको उतारना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी आपने ये देख लिया, डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड है। क्या है, तो बायोलॉजी में कई सारे ब्रांच होते हैं। बायोलॉजी में हमने देखा था उस दिन, कई सारे ब्रांच होते हैं, मल्टीपल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे कई सारे डिफरेंट जेनेटिक्स होते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, कई सारे होते हैं। यस, ऑफ कोर्स, ये सब चीजें जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, ये सब चीजें आपको ग्रुप में डाल सकते हैं या प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर ग्रुप में होगा, लर्निंग लाइफ के नाम, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आप लोग डाल दीजिएगा जो भी डालना है। ठीक है, 9080267770 ग्रुप में भी मिल जाएगा लर्निंग। ठीक है, ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो सेल होता है, एक सेल होने के लिए उसके पास, उसके लिए उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सेल होने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सेल, हम किसको सेल कहेंगे, तो सेल हम किसको कहेंगे, तो सेल कहेंगे अगर सेल के पास खुद का मेम्ब्रेन है तो हम उसको सेल कहेंगे। खुद, अगर खुद का मेम्ब्रेन है, सेल के पास क्या होना चाहिए, खुद का मेम्ब्रेन होना चाहिए। उसके बाद सेल के पास क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेल में उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल का खुद का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। हम क्या है सब कुछ हम समझाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, सेल का खुद का क्या होना चाहिए, सेल का खुद का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, सेल रिप्रोड्यूस करना चाहिए, रिप्रोडक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर ये रहता है तभी वो सेल कहलाता है। ये सब रहता है तभी वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, ऑलराइट, तभी वो सेल कहलाता है। नाउ पहला मेम्ब्रेन क्या है, यानी अगर कोई फ्लूइड है, मान के चलो हमारे पास क्या है, पानी है, हमारे हाथ में पानी है। अगर हम पानी को ऐसे ही अगर हम छोड़ देते हैं
तो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, फ्लो हो जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा। बारिश का पानी आता है वो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसको एक जगह तक बाउंड्री नहीं मिला है, एक बाउंड्री नहीं मिला, सीमित नहीं है वो कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन वहीं उसी पानी को अगर हम एक किसी हम कटोरे में डाल दें, हम बोतल में बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा, बोतल क्या है उसका मेम्ब्रेन हो जाएगा, यानी बोतल के अंदर है वो पानी। ठीक है, बोतल के अंदर वो पानी है, तो वो हमारा बोतल का कवर क्या हो जाएगा, वो मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब वो मेम्ब्रेन वहां पे है, इसीलिए वो जो हमारा पानी है वो उसके अंदर सीमित है। सिमिलरली हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक तरह का फ्लूइड होता है। क्या है, ये एक फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है, और चूंकि ये फ्लूइड होता है ये ऐसे फ्लो कर जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। अब ये इसको एक जगह पर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कवर कर देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन से इसको कवर कर देना पड़ेगा। तो मान के चलिए हमारे पास फ्लूइड है, हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फ्लूइड है। अब इसको छोड़ देंगे तो इधर उधर भटकेगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको हमने एक मेम्ब्रेन से इसको कवर कर दिया। एक मेम्ब्रेन से क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक छोटा सा बॉल बन गया जिसके अंदर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक और कंपोनेंट होता है जो इस पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, यानी पूरे इस फ्लूइड को किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीज को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है जिसको हमें जो कि सेल को जरूरत है। ठीक है, जो सेल को जरूरत है वो कंट्रोलिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें मेम्ब्रेन भी चाहिए, हमें ये साइटोप्लाज्म भी चाहिए, और हमें ये न्यूक्लियस भी चाहिए। और ये न्यूक्लियस जो कि पूरे सेल को कंट्रोल कर सके, क्या कर सके, पूरे सेल को कंट्रोल कर सके। तो हमें ये मेम्ब्रेन होना चाहिए, ये साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस होना चाहिए। क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। उसके बाद तो हमारे पास यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब ये एक सेल ऐसे ही अगर ये सिर्फ ऐसे बैठा रहा, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, मान के चलिए कि हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, खड़े खड़े ऐसे ही आंख बंद कर लिए, या फिर आंख खोले हुए ऐसे ही खड़े हैं, हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है हमारे अंदर। कोई अगर हिला भी रहा है तो भी हम मूव नहीं कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ दिखाई मुझे दे रहा है। और हम मतलब बाद की बात है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मुझे पता है, बाहर किसी को पता नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही खड़े हैं, कोई आकर मुझे धक्का दे रहा है, हम गिर जा रहे हैं, गिरे हुए हैं ऐसे ही पोजीशन पे। कोई आकर सांस चेक कर रहा है, सांस नहीं चल रहा है, धड़कन चेक कर रहा है, धड़कन नहीं चल रहा है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कि हम मर चुके हैं। मतलब हमारा धड़कन नहीं चल रहा है, हार्ट बीट जो नहीं हो रहा है, सांस नहीं चल रहा है, मूव हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मर चुके हैं। मतलब अगर हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम मृत हैं, हम मरे हुए हैं, हम डेड हैं। सिमिलरली एक सेल है, उसके अंदर भी मूवमेंट होना चाहिए, उसके अंदर भी कोई मेटाबॉलिज्म होते रहना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे अंदर डाइजेशन जैसे हो रहा है, वो एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हो रहा है, वो टूट रहा है, ठीक है, एक केमिकल दूसरे केमिकल कन्वर्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल कन्वर्जन हो रहे हैं, ये सब चीजें जब हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो एक केमिकल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो हम जीवित हैं, अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम जीवित हैं, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो हम जीवित नहीं हैं। दूसरी चीज, तो ये एक मेटाबॉलिज्म का हुआ। दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी अगर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म होगा तो हम रिप्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। जब रिप्रोड्यूस करेंगे, एक सेल दो सेल में डिवाइड होंगे, तब हम सेल कहलाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर क्या साइटोप्लाज्म वाटर है, नहीं, वाटर नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर वाटर होता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है,
जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें वाटर होता है, एंजाइम होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, राइट। इसके अंदर और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, राइट। वो सब चीज मिलकर ही एक साइटोप्लाज्म बनाता है। प्लस इसके अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ग्लाइकोलाइसोसोम, स्टेरोसोम, प्लास्टिड, अगर ये प्लांट बॉडी है तो प्लास्टिड, नहीं तो फिर ये सेंट्रोसोम यानी जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये सब चीज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो देखिए हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और हर चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, सब चीज पहले क्वेश्चन पूछते थे। वो सर किसी ने पूछा अभी कि सर गोल्गी बॉडी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। भाई सेल पढ़ रहे हैं, हमने सेल को स्टार्ट किया है, तो हम गोल्गी बॉडी के बारे में भी बताएंगे, उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे, हर ऑर्गेनल के बारे में बताएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है, सब्र रखिए, सब कुछ बताएंगे। अगर यहाँ पे हम आपने पूछा गोल्गी बॉडी, किसी और कोई और पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो अलग अलग चीजें अगर आप लोग पूछते हैं तो उसी में निकल जाएगा। तो एक लाइन से हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हो रहा है तभी एक सेल जिंदा है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो सेल क्या है, वो मर चुका है। यानी अगर हम बात करें तो वायरस की, क्या बात करें, हम एक वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, वायरस एक सेल नहीं होता है, क्योंकि ये जब तक किसी होस्ट पे नहीं बैठता है, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं दिखता है, ये डेड के समान। यानी ये इसमें कोई ना मूवमेंट होता है, ना ही कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ना ही कोई मूवमेंट होता है, ना ही कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वायरस है। क्या है, ये एक वायरस है। तो इसीलिए हम वायरस को सेल नहीं मानते, बिकॉज इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म। यानी एक कोई भी सेल को सेल कहलाने के लिए पहले उसमें मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो डेड माना जाएगा, यानी वायरस, ठीक है। एक एग्जाम्पल है वायरस। ऐसे कई सारे हैं जो कि सेल नहीं कहलाते, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था सेल और कुछ उसके कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल के कुछ और इंफॉर्मेशन से, ठीक है। ऑल राइट, सेल में क्या कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे मान के चलिए कि हमारे जो सेल होते हैं, ये हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी मोर देन 50 ट्रिलियन या मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स हमारे बॉडी में होंगे, और ये सेल सारे क्या एक ही सिमिलर साइज के होंगे या एक ही सिमिलर शेप के होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो सारे सेल अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल, ठीक है, डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ द सेल। पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इसका हिस्ट्री। छोटा सा हिस्ट्री हम देखेंगे, ठीक है। क्या है कि इस सेल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इन द ईयर 1665 इन कॉर्क सेल, ठीक है। कॉर्क सेल में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। और ये कॉर्क सेल है क्या, तो ये एक तरह का छोटा सा सेल यानी डेड सेल होता है, जो हम कह सकते हैं कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जो बाहरी छाल है उसको हम कॉर्क सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ मटेरियल था उनके पास, और उसी मटेरियल को इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से स्टडी किया। और जैसे उन्होंने स्टडी किया उसमें उन्होंने क्या देखा, उसमें उन्होंने देखा छोटे छोटे स्मॉल रूम उन्होंने देखा, ठीक, उन्होंने ऐसा स्मॉल रूम देखा। और इस रूम को उन्होंने कहा, क्या कहा,
इस रूम को उन्होंने कहा सेला। इस रूम को उन्होंने क्या कहा? इस रूम को उन्होंने कहा सेला, यानी स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट, सेला, और इसी से नाम पड़ गया सेल। और ये किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, राइट। किसी ने सवाल पूछा है कि सर इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है? नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो हम सोच में पड़ गए कि क्या हो सकता है। फिर हम, जैसे हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो बायोलॉजी के बारे में हम जब जानते हैं और हम कहते हैं कि बायोलॉजी का अगर वर्ड समझ में नहीं उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, इस वर्ड को तोड़िएगा तो क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं। इसको हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। डिस्कवरी चैनल हम लोग देखते हैं, तो डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी यानी खोज करना किसी भी चीज को, वो है ऑलरेडी, हम उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं? खोज करके दुनिया को बता रहे हैं। वो क्या है? वो डिस्कवरी है। और बल्ब तो पहले था ही नहीं, ठीक है, पहले बल्ब से पहले अंधेरा हुआ करता था, है ना, बल्ब से पहले अंधेरा, दिया जलाया जाता था, लैंप नहीं था, मतलब बल्ब वाला नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, वो अंधेरे से डरते थे। वो क्या करते थे? अंधेरे से डरते थे, अंधेरे से जाने से बहुत डरते थे, शाम को बहुत डर लगता था उनको। इसीलिए उस डर को दूर करने के लिए उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर डाला। थॉमस अल्वा एडिसन, आई थिंक, बल्ब का डिस्कवरी इन्होंने किया था, इन्वेंशन किया था, सॉरी। तो ये इन्वेंशन कहलाया। इन्वेंशन का मतलब है कि नया हम कुछ चीज को बना रहे, जो है नहीं लेकिन हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हम दुनिया को बनाकर दे रहे हैं, वो इन्वेंशन है। हम नया खोज कर रहे हैं, नया इन्वेंट कर रहे हैं। जैसे हम नए नए तरीके इन्वेंट करते हैं आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है, ऑलरेडी है नहीं वो तरीका, लेकिन हम इन्वेंट करते हैं। लेकिन सेम चीज है, लेकिन आपको पता नहीं था, वो चीजें आप डिस्कवर कर, मतलब आपके कमरे, आप जिस फ्लैट में रहते हो उस फ्लैट में कैसा कोना है जहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाता है, आपको पता ही नहीं था। लेकिन पहले से था, वहां पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलता होगा, आपको पता ही नहीं था। जब रूम में करके घूम रहे थे कि नेटवर्क मिल जाए, और वहां पे चले गए, अरे ये तो कोई बहुत सारा वाईफाई नेटवर्क दिखा रहा है, आपने डिस्कवर किया कि वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेशन, उस पर्टिकुलर जगह पे कई सारा वाईफाई नेटवर्क फ्री में आपको हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं। तो ये डिस्कवरी हुआ, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, तो जिसने क्वेश्चन किया था कर्तव्य को समझ में आया ये बात? आई होप कर्तव्य को ये बात समझ में आ गई होगी। एनीवे, तो वो था इन्वेंशन, राइट। नाउ सो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, और उन्होंने इसको अपने बुक में लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और लोगों को इसके बारे में बताया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया उन्होंने एक बुक लिखा, और इसी डिस्कवरी की वजह से इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, ठीक है। उसके बाद एंटनी वॉन लीवनहॉक आए, एवी लीवनहॉक, इन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया, एनिमल सेल को डिस्कवर किया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, या बैक्टीरियोलॉजी, एनीवेज। तो एंटनी वॉन लीवनहॉक। नाउ ये एंटनी वॉन लीवनहॉक के बाद कौन आया? एंटनी वॉन लीवनहॉक के बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है, क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब आपका ये होमवर्क बनता है कि आप लोग क्या करोगे इस चैप्टर में। बाबूराव भैया, आप अभी तक नहीं गए, अभी तक आपने चेंज नहीं किया। आज के क्लास तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में अगर सेम बाबूराव भैया आए बिना रीनेम किए, तो सच में बता रहे हैं, हम रिमूव करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज है कि आप लोग को हम जितना, देखिए यहाँ पे ऐसा नाम से कोई रखा नहीं है कोई चीज, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अब कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीजें ट्रैक करना होता है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देना चाहिए कोऑर्डिनेटर पे, आपको है कौन, तो इसलिए ये सब चीजें सही नहीं है। आई डोंट लाइक इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। एनीवेज, किसी ने क्वेश्चन पूछा है अभी, क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन है कि सर थियोडर स्क्वान डिस्कवर्ड एनिमल सेल। व्हाट व्हाट? नो नो, गलत बात है भाई। एंटनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड एनिमल सेल। थियोडर स्क्वान और मैथ्यू स्लाइडन दे फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, ठीक है, और उन्होंने कई सारी अदर चीजें डिस्कवर की होगी, बट हम लोग मानते हैं कि एनिमल सेल को डिस्कवर एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। एनीवेज, आपका होमवर्क यही है, होमवर्क है कि आपके जो सेल के चैप्टर है, सेल का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में, अरे हाँ भाई, अमीबा इज अ सेल, ऑफ कोर्स अमीबा इज अ सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक सिंगल सेल है, हम बात करेंगे उस पर यहाँ पे, ठीक है। आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि सेल का अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है, सेल का अलग अलग कंपोनेंट, लाइक सेल ऑर्गेनेल्स किसने डिस्कवर किया, कौन से साल में, ईयर, ये एक टैबुलर कॉलम बनाकर, ये क्या करना है आपको, एक टैबुलर कॉलम ऐसे बनाकर सबमिट करना है मुझे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय दिस एंड इन द ईयर दिस, सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय दिस इन द ईयर दिस, mitochondria, all components of cell. yes, all components of cell, all components in the sense all cell organelles, all cell organelles, आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको डिस्कवरी और ईयर बताना है, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स का डिस्कवरी और किसने डिस्कवर किया और कौन से साल में डिस्कवर किया, ये आपको होमवर्क में लिखकर मुझे भेजना है। कल 12 बजे से पहले या कल क्लास से पहले, जब कभी भेजो, कल मुझे भेज देना है, ठीक है। आपके क्लास जो भी स्टार्ट होने वाला है, 3 से 4 या 4 से 5 जो भी है, उससे पहले मुझे ये आ जाना चाहिए। पर्सनली और ग्रुप, कुछ भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भेजिए, बहुत बढ़िया होगा, या फिर इस नंबर पे भेज दीजिए और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको भेजना है मुझे, राइट, ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। मूव करते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सर विदाउट गूगल क्या बात कर रहे हैं आप, अपने बुक से ढूंढिए, है ना, बुक में जो है उसी को आप बुक से ही आपको लिखना है, गूगल पे मत जाइए, है ना, अपने बुक से ढूंढिए, जो भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं उस रेफरेंस बुक से ढूंढिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए, जो भी करना है, लेकिन सिर्फ बुक से आपको ढूंढना है, गूगल से नहीं ढूंढना है। नहीं मिला, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको कोशिश करना है कि जो भी रेफरेंस बुक इस्तेमाल करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पे लिख कर आए। जो भी सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनल बुक से ढूंढ कर लिखेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये गूगल से उठाया गया है कि बुक से उठाया गया है। अगर आप हमने पाया कि आपने गूगल से उठाया है, उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं, आपने बुक से उठाया होगा, और जो ज्यादा नंबर यहाँ पे लिखेगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, पक्का बता रहे हो, गिफ्ट देंगे हम, ठीक है, स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, 3 सेकंड टाइम दे रहे हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाँ सौम्या, यस टेल मी, क्या प्रॉब्लम है सौम्या? सेल साइज एंड शेप, पहला फर्स्ट पॉइंट, सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, या फिर हम उसको कहेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। एक और होमवर्क आपको यहां पे मिल गया, हमने बोला
कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, पीपीएलओ, लेकिन इसका सामने साइज नहीं बताया, इसका साइज क्या है, ठीक है, आपको मुझे बताना है। और हम एक हिंट दे देते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मत लिखिएगा, इसका जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर है या माइक्रोन है, ठीक है, और 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, नोट करके आप मुझे बताइएगा कि क्या होता है, राइट। चलिए, उसके बाद लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिचेक, और इसका साइज क्या होता है ये भी आप लोग हमें बताइएगा कि ये इसका लार्जेस्ट साइज क्या होता है। ये हो सकता है कि ये सेंटीमीटर में हो, ठीक, ऑस्ट्रिचेक सेंटीमीटर में हो, या इंच में भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, सेंटीमीटर में, या फिर आप इसको इंचेस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड वन बात करें तो लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट, ये एक इंपॉर्टेंट ओलंपियाड क्वेश्चन हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट ओलंपियाड क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए इसको नोट करके और यहाँ पे इंपॉर्टेंट का सिंबल दे दीजिएगा, ये एक्स यानी इंपॉर्टेंट। हम सबको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, ओके, ऑल राइट। तो आप अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और का दिखाई दे रहा है, तो आपके साइड में छोटा सा ऑप्शन होगा नीचे, ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मान के चलिए आपका लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पे सेंटर में हम दिख रहे होंगे, अगर हम नहीं दिख रहे हैं और कुछ और इमेज दिख रहा हो तो साइड में देखिएगा, नीचे छोटा सा यहाँ पे स्क्रीन होगा, वहां पे हम दिख रहे होंगे और उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे उसको टच करके क्लिक करते हैं, अब ये स्क्रीन जो है बड़ा हो जाएगा और हम दिखने लगेंगे, ठीक है, ये चीज है, आप करके देख लीजिए। और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो बैक जाइए और फिर से वापस जुड़िए, ज्वाइन करिए, आपको दिख जाएंगे। एनीवेज, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, और ये जो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, इस प्लांट को हम कहते हैं, अच्छा उधर में अगर आपको दिखाई नहीं दे सही से हम नीचे लिख देते हैं, असिटाबुलेरिया। असिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट डालकर रख लीजिए। और अब आपका होमवर्क बनता है, इसका साइज क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है आपको। तो ये कुछ होमवर्क है आपको जो कि करके आना है, ठीक है, ऑल राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका शेप क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हमने यहाँ पे होमवर्क बताया है, ये सारा होमवर्क, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट ये सारे होमवर्क को ग्रुप में डाल दे, तभी जो नहीं आए हैं, जिनको होमवर्क नहीं मिला है, उनको भी होमवर्क मिल जाए। तो कोई एक ग्रुप में इस सारे होमवर्क कॉपी करके डाल दे, और ताकि बच्चे बाकी जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर पाए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम देते हैं। 3, 2, 1, डन। ओके, नाउ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे प्लांट सेल हैं या एनिमल सेल हैं, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, राइट, लाइक स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है सेल, ठीक है, और सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा, ठीक है, तो स्फेरिकल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ये कॉलमनार सेल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कॉलमनार सेल हो सकते हैं,
या हो सकता है कि कुछ इर्रेगुलर शेप का हो, इर्रेगुलर शेप हो, ठीक है, तो ऐसे इर्रेगुलर शेप का भी हो सकता है। और अमीबा को देखिएगा तो अमीबा ऐसा ही होता है ना, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है। WBC सेल्स देखिएगा हमारे बॉडी में, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यून सेल्स, वो भी इस तरह के होते हैं, तो आपको वो भी इर्रेगुलर शेप के होंगे। कुछ ऐसे शेप्स आपको मिलेंगे जैसे न्यूरोनल शेप है, न्यूरॉन का शेप है, ठीक है, न्यूरॉन का शेप है, ये न्यूरॉन का शेप है। कुछ न्यूरॉन का इस तरह का शेप होता है, तो ऐसा भी शेप के स्ट्रक्चर में आपको सेल मिलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के सेल मिलेंगे आपको। तो ये कौन सा सेल है? ये आपका न्यूरोनल सेल है, न्यूरॉन है, क्या है? ये है आपका न्यूरॉन। तो डिफरेंट शेप्स के आपको सेल मिल सकते हैं। आपको कुछ पॉलीगोनल शेप के सेल भी मिल सकते हैं, आपको पॉलीगोनल, कुछ ओवल शेप के सेल्स भी मिल सकते हैं, ओवल शेप के सेल्स मिल सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। कुछ पॉलीगोनल सेल्स मिलेंगे, कुछ ओवल सेल्स मिलेंगे, ऐसे डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेप्स के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग होता है। लेकिन ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका हमारा न्यूरॉन ये होता है लॉन्गेस्ट सेल। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों में डिफरेंस बहुत है। हम जो लार्जेस्ट सेल कहते हैं, लार्जेस्ट यानी हो सकता है कि वो बड़ा हो, लंबाई में और बड़े में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हम हो सकते हैं कि हम बल्की हो और हम बड़े हो सकते, बड़े कहला सकते हैं, और हम पतले हो और लंबे हो, तो क्या हो सकता है? वो हम लॉन्गेस्ट हो। लॉन्ग मतलब लंबाई और लार्ज मतलब उसका वॉल्यूम। लार्जेस्ट मतलब हम उसको वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट मतलब उसका लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेंथ यानी लॉन्गेस्ट सेल। तो न्यूरॉन सेल जो होता है, न्यूरोनल सेल या न्यूरॉन, ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट शेप्स हैं। क्या है? डिफरेंट शेप्स हैं। चलो, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे सेशन को, राइट। सेशन को हम क्या करेंगे? यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे पास हमने क्या देखा आज? हमने देखा कि सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक यूनिट होता है। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होता है। सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, हमने ये भी देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, वो बेसिक यूनिट होते हैं। यानी सेल हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सेल हमारा कुछ फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हमने ये भी देखा कि सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किस साल में? 1665 में। कॉर्कस कॉर्क सेल में देखा, वर्कस प्लांट्स के कॉर्क सेल में उन्होंने देखा, और उन्होंने वो देखकर क्या किया? एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और इसी के वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से नवाजा गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब बात आती है कि साइटोलॉजी है क्या? फिर हमने देखा कि साइटोलॉजी उसी को कहते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ सेल। यहाँ पे उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने एक बताया था, बायोलॉजी को स्प्लिट करने का तरीका, यानी बायोलॉजी में शब्दों को कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो साइटो और लॉजी, साइटो और लॉजी, यहाँ पे लॉजी का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था टू स्टडी। लॉजी मतलब क्या है? टू स्टडी। और साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब होता है सेल, यानी टू स्टडी सेल, हम उसी को कहेंगे साइटोलॉजी। तो ये भी हमने देखा, हमने इसका डेफिनेशन लिखा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स के बारे में देखा, राइट। ओके, हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो पीपीएलओ यानी माइक्रोप्लाज्मा होता है। उसके बाद हमने उसको होमवर्क दिया आपको। उसके बाद हमने देखा कि सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, और उसका साइज भी हमने आपको होमवर्क दिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने देखा, एसिटाबुलेरिया।
उसके बाद हमने देखा कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, न्यूरॉन होता है। हमने देखा कि डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल यहाँ पे होंगे और न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसके बाद हमने देखा कि हमारे जो सेल होते हैं वो क्यों हम सेल कहलाते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तभी वो सेल कहलाता है। अगर उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा हो, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो वो सेल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वायरस, वायरस सेल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करता है। ऑस्ट्रिच एग नाम नहीं है, ऑस्ट्रिच एग मतलब ऑस्ट्रिच जो बर्ड होता है उसका अंडा, उसी को हम ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। वही अंडा जो है वो सबसे बड़ा अंडा होता है, करीब 7 से 9 सेंटीमीटर का। सॉरी हम ही बोल दिए, सॉरी भूल जाइए, कुछ सुना नहीं किसी ने, ठीक है। तो वो होता है, लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा। बस ये सब हमने देखा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। बाबूराव भैया लास्ट